और क्योंकि मैंने शुरुआत में ही जिक्र किया कि कैसे रोड मैप टू विकसित भारत होना चाहिए और उसमें हमारे पॉलिसी मेकर्स का, जो हमारे देश के लिए फैसले लेते हैं, उनका एक बड़ा योगदान रहता है। ऐसे में चाहूंगी कि हम अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत जी को मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी और चाहूंगी कि उनके साथ जो सत्र है वो हमारी पॉलिटिकल एडिटर आदिति नागर शर्मा कंडक्ट करें। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं, क्योंकि इस मंच से बहुत कुछ आपको न सिर्फ मंत्रालय बल्कि भारत सरकार के विजन के बारे में भी देखने को मिलेगा। आदिति। लगता है ताली बजती रहनी चाहिए, क्योंकि आज सर मैं कम बोलूंगी, सब सुनना चाहते हैं आपको। अभी अभी महाकुंभ खत्म हुआ है, लेकिन जो उसकी वाइब्स हैं सर वो अभी तक खत्म नहीं हुई हैं, और उस वाइब के लिए हम आगे भी इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि अगला महाकुंभ नासिक में होने जा रहा है, जिसकी तैयारियों में आप अभी से लग गए होंगे। सर इस बार कहा जा रहा है कि जो महाकुंभ है जो प्रयागराज में हुआ, पहले इलाहाबाद में हुआ करता था, और जो वो सेंटिमेंट है, वाइब है, जो अक्सर कहा जाता था कि शायद 50 साल से ऊपर के लोग महाकुंभ जाया करते थे, लेकिन इस बार तो 13, 14, 18 साल के इन्फ्लुएंसर्स से लेकर ना सिर्फ देश बल्कि दुनिया के बच्चे, युवा पीढ़ी वहां पर पहुंची है। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि जितनी भीड़, 60 करोड़ से ज्यादा लोग वहां पहुंचे, शायद उतना तो कई देशों की आबादी भी नहीं है। सर समझना चाहेंगे कि ब्रांड इंडिया इस महाकुंभ के बाद कहां पहुंचा है? धन्यवाद अदिति जी, इस ग्लोबल समिट में मुझे आमंत्रित करने के लिए मैं भारत 24 और उसके सर्वे सर्वा आदरणीय जेसी साहब का भी बहुत सारा धन्यवाद करता हूं। आपने चर्चा प्रारंभ करते हुए कहा कि नासिक के कुंभ की तैयारियां शुरू हो गई। आपने ठीक कहा। जब मैं कल आपके पास यहां आया उससे एक दिन पहले, माने परसों, हम मध्य प्रदेश शासन के साथ में बैठ करके उज्जैन में नासिक के सिंहस्थ के आने वाले काम की समीक्षा कर रहे थे, और उसकी तैयारियां जिस स्तर पर की जानी है, क्योंकि ये देखते हुए कि प्रयागराज के कुंभ में जो अपेक्षा की थी उससे दुगने से ज्यादा लोग वहां पहुंचे हैं। निश्चित ही सिंहस्थ में भी इसी तरह से लोग आएंगे। हम इस व्यापक स्तर पर वर्तमान में संपन्न हुए कुंभ या प्रयागराज के इस महाकुंभ से जो कुछ सीख सकते हैं, सिंहस्थ के समय के लिए भी की तैयारी के परिप्रेक्ष्य में भी उज्जैनी के जिला कलेक्टर, वहां के एसपी, वहां के कमिश्नर, डिविजनल कमिश्नर, पुलिस कमिश्नर और अन्य अधिकारी, इन सबको कई दिन तक प्रयागराज में रह करके वो प्रत्यक्ष रूप से व्यवस्थाओं को देख और समझ सकें, इसके लिए वहां भेजा गया था। तो ये तैयारी का क्रम अनवरत चलता रहता। जहां तक कुंभ के स्थूल रूप से विस्तार का विषय आप सबने कहा, जो आज चर्चा का विषय है, देखिए 2013 का कुंभ जो इससे पहले हुआ था, तब तक डिजिटल और सोशल मीडिया ने इतना डीपली पेनिट्रेट नहीं किया था। बिल्कुल। आज जिस तरह से समाज जीवन में हमारे सोशल मीडिया समाहित हुआ है, और दूसरी तरफ पिछले 10 साल में नरेंद्र मोदी जी के शासनकाल में भारत फैक्टर जो है, इंडिया फैक्टर जो है, जिस तरह से हमारी आने वाली जनरेशन के लिए एक स्वाभिमान का विषय बना है। दूसरा एक मिसिंग आउट फैक्टर भी था, फैक्टर ऑफ मिसिंग आउट, जिसको फोमो सामान्य बोलचाल की भाषा में कहते हैं, कि 144 साल बाद में आयोजन हो रहा है। इस आयोजन से शायद हम अगली जो है कई जनरेशन्स महरूम हो जाएंगी, इसके लिए भी लोगों का आना हुआ। कुंभ में 67 करोड़ लगभग लोग 45 दिन की इस यात्रा में आए। कल भी ऐसा लग रहा था कि लोग कुंभ को समाप्त करना नहीं चाहते, इतने लाखों की संख्या में कल भी वहां लोग मौजूद थे। एक दृष्टिकोण से देखें कुंभ का समापन, शायद इस महाकुंभ का समापन जो हुआ होगा, लेकिन मैं ये मानता हूं कि कुंभ भारत के साथ में अनवरत रूप से जुड़ा हुआ है। कुछ लोगों के लिए जो स्थूल रूप से कुंभ को देखते हैं, उनके लिए कुंभ का नंबर 67 करोड़ बहुत महत्वपूर्ण होगा। जो स्थूल रूप से कुंभ को देखते हैं, उनके लिए कुंभ का प्रबंधन जिस तरह से किया गया,
जिस तरह से वहां स्वच्छता का प्रबंधन किया गया, मैंने जिम्मेदारी लेकर के लोगों से कहा था कि आप कुंभ में जा रहे हैं, विदेशी यात्रियों से भी कहा कि आप एक कागज का थैला लेकर के जाइए, वरना मैं वहां प्रोवाइड कर दूंगा। 3 घंटे में मुझे आधा किलो कचरा ढूंढ करके दिखा दीजिए, मैं आपके टिकट्स को स्पॉन्सर करूंगा। ओह वंडरफुल, वंडरफुल। 67 करोड़ लोग उस कुंभ में आए। आज इस सोशल मीडिया के टाइम पे अगर एक भी असुविधा कहीं किसी को हुई होती तो शायद बाढ़ आ जाती है उस पे, और कुछ लोग नियोजित रूप से उसी का इंतजार भी कर रहे थे। कुछ लोगों ने ऐसे अवसरों को तलाश करके, क्योंकि कुंभ ठीक वैसा ही है, जो जैसा देखता है, जैसा देखने की कोशिश करता है, उसको कुंभ वैसा दिखता है। लेकिन कहीं इस तरह का निगेटिव विषय कुछ लोगों ने आदत हुआ होगी, कुछ राजनीतिक मजबूरियों के तहत कुछ चलते हुए कुछ कर रहे होंगे, बाकी मोटे तौर पर कहीं किसी तरह का भी नकारात्मक टिप्पणियां व्यवस्थाओं को देख करके नहीं हुई। लेकिन कुंभ का यह भी स्थूल पक्ष है। मैं ये मानता हूं कि कुंभ ने आदि अनादिकाल से लेकर के आज तक भारत को एकता के सूत्र में बांधने का काम किया है। और इस समय में जब नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम भारत को एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाने की संकल्पना के साथ में विरासत पर गर्व करते हुए विकसित भारत बनाने के उद्देश्य लक्ष्य को लेकर के 2047 तक भारत को विकसित बनाने के संकल्प को लेकर के 140 करोड़ लोगों की ताकत से जुटे हैं, मैं ये मानता हूं कि इस कुंभ ने उसको एक नई शक्ति और सामूहिकता की शक्ति का सृजन करने का काम किया है। ये कुंभ का केवल स्थूल पक्ष जो हमको दिखता है, इतने बड़े नंबर्स हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए कुंभ में शायद वो माला बेचने वाली बहन मोनालिसा जो है वो शायद सेंसेशन हो सकती है, किसी के लिए IIT बाबा हो सकते हैं, किसी के लिए नागा साधुओं का स्नान हो सकता है। कुछ मेरे मित्र होंगे उनको शायद पानी की क्वालिटी में ही कुंभ दिख रहा था, लेकिन कुंभ वहां नहीं है। कुंभ भारत की आत्मा से जुड़ा हुआ है, भारत को भारत बनाने वाला है, भारत को एकता के सूत्र में, जो भारत विविधताओं के में बटा हुआ भारत है, उसको एकता के सूत्र में बांधने वाले जो चंद तत्व हैं, उनमें एक प्रमुख तत्व कुंभ है। और आज नहीं, आज से 2000 साल पहले, 3000 साल पहले भी कुंभ, जब भारत अलग अलग साम्राज्यों में, अलग अलग शासन व्यवस्थाओं में बटा हुआ था, तब भी भारत को एक भारत बनाने वाले जो विषय थे, उनमें से एक कुंभ था। और मैं ये मानता हूं कि ये कुंभ का समापन नहीं है, नए कुंभ का आगाज नए भारत के दृष्टिकोण से आने वाले समय को लेकर के होगा। बिल्कुल, मैं चाहूंगी आप सब भी इस चर्चा में शामिल हो, आपके भी कोई सवाल हो। लेकिन सबसे बड़ी बात यह, और पूर्णिमा आप अग्री करेंगी वाइब की बात, कि जैसे जब कॉन्सर्ट्स होते हैं, म्यूजिक कॉन्सर्ट्स, तो टिकटों की जो मारामारी होती है, उसी तरह का एक्साइटमेंट, उसी तरह की टिकट लेने की होड़ कुंभ को लेकर थी। अक्सर ऐसा होता है कि कॉन्सर्ट ये एक फैशन बन गया था कि कुंभ में जाना है, और शायद इसे ही ब्रांड इंडिया, जो अभी गजेंद्र सिंह जी ने कहा कि जो भारत जो फैक्टर है उसे होने का गर्व। अच्छा, आपको बता दें कि शायद टूरिज्म कल्चर मिनिस्टर हमारे साथ बैठे हैं, और वो इसलिए एप्ट हैं इस कुर्सी के लिए अभी सबसे ज्यादा। यहाँ जितने भी युवा हैं, मैं आपको बताना चाहती हूँ, 20 सालों से सीमावर्ती इलाकों में उन्होंने काम किया है। वो संस्कृति को, परंपराओं को, अलग अलग दो जो सीमा से जुड़े जो प्रदेश होते हैं, उनकी संस्कृति को बेहतर तरीके से समझते हैं। और इसके साथ साथ वो राजस्थान की सांस्कृतिक, जिसे बोलते हैं कैपिटल से, राजधानी जोधपुर से भी आते हैं। सर, मैं आगे बढ़ूंगी, उसके साथ साथ आपसे ये समझूंगी कि सर, टेम्पल टूरिज्म, अगर टूरिज्म की हम बात करें और साथ में कल्चर जुड़ा होता है, तो अब कई प्रकार के टूरिज्म है, और हम 2047 में विकसित भारत में हम अपनी इकोनॉमी को तीसरी अर्थव्यवस्था तक, 5 ट्रिलियन 10 ट्रिलियन तक ले जाना चाहते हैं। तो सर, इसमें GDP 1% बढ़ने की बात यूपी के लिए कही गई है। ऐसे ही सर्किट का भी यूपी में जिक्र है। तो क्या देश भर में इस तरह के सर्किट जो साउथ से नॉर्थ और नॉर्थ से साउथ को सांस्कृतिक लिहाज से भी जोड़े, ऐसा क्या प्लानिंग है संस्कृति मंत्रालय की? देखिए, पहले तो मैं एक चीज को आपको करेक्ट कर दूं। कुंभ का आर्थिक पक्ष जिसकी आपने चर्चा की, आपने कहा कि उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी में 1% कंट्रीब्यूशन होगा। ऐसा नहीं है, देश की इकोनॉमी में 1% लगभग कंट्रीब्यूशन GDP में कुंभ का होने वाला है। कुंभ का टोटल इकोनॉमी अगर जो कंसीडर की जाएगी तो वो लगभग 3 लाख करोड़ से कहीं ज्यादा होगी। ये उत्तर प्रदेश के लिए तो ये बोनस है, पूरे देश की अर्थव्यवस्था के लिए कुंभ निश्चित रूप से बहुत बड़ा इकोनॉमिक ड्राइवर बनेगा। जहां तक टूरिज्म की बात है, आपने अभी कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था को हम 2047 तक तीसरी अर्थव्यवस्था बनाना चाहते हैं। मुझे लगता है देश को उसके लिए इतना इंतजार नहीं करना पड़ेगा, 2027 तक हो जाएगा। जहां तक टूरिज्म का फैक्टर है, स्पिरिचुअल टूरिज्म की आपने चर्चा की। आपने कहा कि मंदिरों में पर्यटन बढ़ा है, लोग मंदिरों में आस्था के साथ में जा रहे हैं। तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से देश की सरकार ने
विभिन्न योजनाओं का सूत्रपात किया, उनका संचालन किया, धरातल पर उनको उतारा और देश के एक बहुसंख्यक समाज, बहुत बड़ा तबका जिसको केवल राजनीतिक गोटी के रूप में उपयोग किया जा रहा था गरीबी हटाओ का नारा देकर के, लेकिन आजादी के इतने साल बाद में भी वो बुनियादी आवश्यकताओं के संघर्ष से बाहर नहीं निकल सका था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजनाओं के चलते वो बुनियादी आवश्यकताओं से न केवल बाहर निकला, अपितु सम्मान के साथ में 25 करोड़ से ज्यादा लोग जो है आज मध्यम वर्ग का हिस्सा बने। सरकार की विभिन्न योजनाओं के चलते हुए आज उनके जेब में जब पहली बार डिस्पेंसेबल इनकम आई है, एंड दैट क्लास इज एन एस्पायरेशनल क्लास, जो आकांक्षी समूह है, जिनकी पिछले दशकों से, कुछ पीढ़ियों से आकांक्षाएं दबी हुई थी कि कभी हमारी जेब में पैसा होगा, मैं अपने माता पिता को लेकर के कुंभ जाऊंगा, दर्शन कराने के लिए राम जी के मंदिर में लेकर के जाऊंगा, मैं भगवान काशी विश्वनाथ के दर्शन के लिए लेकर के जाऊंगा, मैं काशी जो है महाकाल के दर्शन के लिए लेकर के जाऊंगा, मैं जगन्नाथ धाम में लेकर के जाऊंगा, मैं केदार बाबा के दर्शन के लिए लेकर जाऊंगा, चार धाम के दर्शन के लिए लेकर जाऊंगा। महीनों से, सदियों से एक जो उनके मन में एक आकांक्षा थी, कई पीढ़ियों से जो विचार था, उनके लिए जो गर्व का विषय था, वो सपना साकार हो रहा है। इसलिए आज हमारे मंदिरों में इतनी सारे लोग एक साथ उमड़े। ये पहली शुरुआत है। उससे आगे अगर हम बढ़ते हैं तो जीवन के प्रति देखने का दृष्टिकोण कोविड के बाद में पूरी दुनिया का बदल गया है। जीवन की क्षणभंगुरता कि जीवन कभी भी समाप्त हो सकता है, और पैसे से ज्यादा अनुभव जो हमने अर्जित किया है वो अनुभव ज्यादा महत्वपूर्ण है। आर्थिक संसाधनों से हमारे पर्सनल कनेक्शंस एंड रिलेशंस ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। कोरोना ने पूरी दुनिया के लोगों की मानसिकता में इसको इंप्रिंट किया है, प्रभावित किया है। तो जिंदगी की तरफ जो देखने का नजरिया बदला है, इस बदले हुए पर्सपेक्टिव से लोगों ने टूरिज्म को अपनाना शुरू किया। इसीलिए आप देखिए पूरे विश्व भर में, जिसको आज टूरिज्म के सेक्टर में रिवेंज टूरिज्म की ऐसी परिभाषा दी जा रही है। कोविड के समय में जो लोग 1, 1.5, 2 साल तक घर में बंद रहे, वो आज घर से बाहर निकल करके दुनिया के सारे जो है पर्यटक स्थलों पर जा रहे हैं, और उसके कारण से ये बाउंस है। आज भारत के आंकड़े उठा करके देखिए, कुछ लोगों ने गोवा के लिए सुनियोजित रूप से, विदेश में बैठे हुए लोगों ने गोवा के लिए दुष्प्रचार करने की कोशिश की। मैं गोवा की जमीन पर बैठ करके आधिकारिक रूप से जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि सह आशय, और मैं क्योंकि तकनीकी का आदमी हूं, हमने तकनीकी के आधार पर उसको देखा है, समझा है कि किस तरह से, किस जगह से प्रायोजित होकर के, किस देश ने, मुझे मंच से नहीं बोलना चाहिए, लेकिन किस देश ने अपने यहां से प्रायोजित करके इस तरह की अफवाह फैलाने का काम किया था। वरना अगर आंकड़ों के दृष्टिकोण से देखो तो भारत का टूरिज्म और डोमेस्टिक टूरिज्म जिस गति के साथ में बाउंस बैक हुआ है, पूरे एशिया में देखें तो बड़े टूरिस्ट डेस्टिनेशन कंट्रीज में भारत इज द बेस्ट परफॉर्मर इन लास्ट पोस्ट कोविड एरा। तो जिस तरह से बढ़ा है, और आने वाले, आज भारत की अर्थव्यवस्था में टूरिज्म का, फॉर्मल टूरिज्म का जो है कंट्रीब्यूशन, जिसमें मैं कुंभ को भी नहीं जोड़ता, जिसमें मैं रिलीजियस टूरिज्म को भी नहीं जोड़ता, इन सबको न जोड़ूं तो भी लगभग 6% के आसपास है, 6 से थोड़ा कम होगा। लेकिन अगर इन सबको मैं साथ जोड़ दूं, कुंभ को अलग रखते हुए, तो भी भारत की अर्थव्यवस्था में पर्यटन क्षेत्र का योगदान 10% है। और पर्यटन क्षेत्र जो है कृषि के बाद में सबसे ज्यादा रोजगार सृजन करने वाला क्षेत्र है। और आने वाले समय में जिस तरह से भारत में पर्यटन की संभावनाएं बढ़ रही है, और भारत सरकार माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से भारत के पर्यटन को और भारत की क्रिएटिव इकोनॉमी को, कल्चरल क्रिएटिव इकोनॉमी को, हमारी सांस्कृतिक ताकत के आधार पर, हमारे नेचुरल रिसोर्सेज के आधार पर, हमारी कल्चरल डाइवर्सिटीज के आधार पर, हमारी वन्यजीव संपदा के आधार पर, हमारे बीचेस के आधार पर, इन सब के आधार पर, और एक टूरिस्ट जिस बात की अपेक्षा कर सकता है, मन में शांति से लेकर के शरीर में व्याधि ठीक करने तक, जिस बात की भी अपेक्षा कर सकता है, वो सारे प्रोडक्ट्स जिस खूबसूरती के साथ में हम, हमारे देश भारत को मिले, उन सब की ताकत के आधार पर और भारतीयों की बढ़ती हुई आर्थिक संपन्नता की ताकत के आधार पर मैं जिम्मेदारी के साथ में आज आपके चैनल पे, हालांकि भविष्यवाणी करने का काम जेसी साहब का है, लेकिन फिर भी मैं जिम्मेदारी से ये बात कहता हूं कि भारत की अर्थव्यवस्था में 3 ट्रिलियन सृष्टि प्राथमिक रहेंगी, हमारे विचार प्राथमिक रहेंगे। एआई उसमें फैसिलिटेटर की तरह काम करेगा, वो चाहे टूरिज्म का सेक्टर हो और चाहे कोई और।
आज क्योंकि टूरिज्म जिस तरह से एक्सपीरियंशियल टूरिज्म बन रहा है, व्यक्ति टूरिज्म के डिफरेंट प्रोडक्ट्स को एक्सपीरियंस करे। आज कोणार्क के सूर्य मंदिर को जो किसी जमाने में जो है वो काल के थपेड़ों से कहीं उनका क्षरण हो गया, या देश में अनेक ऐसे मॉन्यूमेंट्स होंगे जिनको आक्रांताओं ने खंडित कर दिया, आज उसको सजीव रूप से हम अगर दिखाना चाहते हैं एआई के माध्यम से रीबिल्ड करके हम उसको दिखा सकते हैं। तो लोगों को कंपैरेटिवली हम दोनों चीजें एक साथ दिखा सकें। मुझे लगता है कि एआई उसके लिए एक टूल की तरह, उसके लिए एक ऐसे सपोर्टिंग एलिमेंट की तरह आने वाले समय में काम करेगी जो टूरिज्म को और अधिक ग्रोथ भी देगा और बूस्ट भी देगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर। और मैं इस पूरे इंटरेक्शन से जो एक सबसे बड़ा टेक अवे लेकर जा रही हूं वो है रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म, जो अभी अभी सर ने कहा। और मुझे लगता है जितने भी बच्चे युवा यहाँ पर बैठे हैं, अगर उस भारत फैक्टर का प्राइड आपको महसूस करना है तो आप इस देश में हो या कहीं और घूमने जाएं, आप रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म को अपने साथ अपने जीवन में जरूर उतारें। बढ़ेंगे, एक अहम जानकारी आप तक पहुंचाएंगे क्योंकि खास कार्यक्रम की झलकियां तो आपको दिखा रहे हैं, आगे भी बताएंगे क्योंकि ये बेहद अहम कार्यक्रम है। चलिए, लेकिन मैं ये कहूंगा कि ये केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। ये जो चुनौतियां हैं, इन चुनौतियों के निर्वहन की जिम्मेदारी समाज के हर व्यक्ति को लेनी होगी। माननीय प्रधानमंत्री कहते हैं कि हमको स्वच्छता पर काम करना है, दैट इज रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म। देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि हमको जीरो इम्पैक्ट के साथ में काम करना है, दैट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी इन टूरिज्म। माननीय प्रधानमंत्री कहते हैं कि हमको एक पेड़ मां के नाम लगाना है, दैट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी। Ultimately, this sense of responsibility is to be disseminated by the media channels also. So ये केवल आप अपने घर वाले को या घर वालों को बताएं उतना ही नहीं होगा। आपको जो है अपने इस चैनल से जब कभी भी अवसर मिले, और आदरणीय जेसी बोस जब इस बात को आपको अनुमति दें, तब जरूर इस विषय को अपने चैनल से, अपने प्लेटफॉर्म से उठाइए। जितनी बार हम इस विषय पर बात करेंगे, जितनी जोर से बात करेंगे, जितनी बार बार बात करेंगे, उतनी ही जो है, क्योंकि हमारे मनीषियों ने कहा है, हमारी चेतना ने कहा है कि शब्द ब्रह्म है, जितनी बार बोला जाता है उतनी बार वो ब्रह्म के रूप में स्थापित होता है। तो वो स्थापित होगा, और जब वो स्थापित होगा तो निश्चित रूप से चेतना का व्याप होगा। बहुत धन्यवाद। वेरी वेल सेड गजेंद्र सिंह शेखावत जी, थैंक यू सो मच। एक बार जरा जोरदार तालियां होती रहनी चाहिए क्योंकि ये शानदार चर्चा रही मंच से, और यहां से जो मैसेज यहां से गया है वो कितनी दूर तक पहुंच सकता है, इसका आभास यहां पर बैठे हुए हर एक व्यक्ति को है। और क्योंकि अभी अभी रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म की बात गजेंद्र सिंह शेखावत जी ने की, ऐसे ही सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारियां होती हैं, अपनी अपनी सबकी जिम्मेदारियां होती हैं, और उन्हीं जिम्मेदारियों और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझते हुए अपने अपने क्षेत्र में अलग अलग काम लोग करते आ रहे हैं। और ये खास मौका है, मंच पर हमें मोविन गोदिनो जी भी ज्वाइन कर चुके हैं, और अब मैं उन शख्सों को मंच पर बुलाना चाहूंगी जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में काम करके दिखाया ताकि देश आगे बढ़ सके, जो रोड मैप है विकसित भारत का वो आगे बढ़ सके। और शुरुआत करना चाहूंगी डॉक्टर सुबर्णो बोस के साथ। सुबर्णो बोस को मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी। हम सम्मानित कर रहे हैं सुबर्णो बोस को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फॉर एक्सेम्पलरी कंट्रीब्यूशन इन हॉस्पिटैलिटी एंड इनोवेशन थ्रू टेक्नोलॉजी। A standing ovation for Dr. Subarno Bose, Chief Mentor and Chairman IIHF. Lifetime Achievement Award for exemplary contribution in hospitality and तो रोड मैप टू विकसित भारत से जुड़ा हुआ एक खास कार्यक्रम आप देख रहे थे। अब गोवा से रास्ता निकलेगा आत्मनिर्भर भारत का, क्योंकि जो संदेश यहां पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत देने की कोशिश कर रहे थे, जाहिर सी बात है वो संदेश जरूर पहुंचा होगा और वो पूरा होता हुआ भी नजर आएगा, जिसकी कोशिश लगातार की जा रही है।